हम सबको पिछले एक डेकेड से एक बहुत ही खूबसूरत झूठ बेचा गया है। बी योर ओन बॉस, हसल हार्ड, एस्केप द मैट्रिक्स। और असली फाइनेंशियल फ्रीडम एक सीक्रेट सिस्टम में छुपी हुई है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो सीक्रेट सिस्टम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता। वो आपको एक ऐसे प्रेडेटरी कल्ट में फंसा देता है जहां आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है, बल्कि आपका सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। जहां सक्सेस का एक ही रास्ता है, अपने ही दोस्तों और परिवार को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करना। टीवीएफ और Amazon प्राइम की नई रिलीज द पिरामिड स्कीम सिर्फ एक ट्रू क्राइम सीरीज या फाइनेंशियल थ्रिलर नहीं है, ये एक पूरी साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी है। ये मॉडर्न हसल कल्चर और मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM की डार्क अंडरबेली को एक्सपोज करती है। इसने दिखाया है कि कैसे एक सिंपल मैथमेटिकल फ्रॉड को एक रिलीजन में बदल दिया जाता है, एक हाईली करिज्मेटिक मास्टरमाइंड, एक फेक लग्जरी लाइफस्टाइल और एक ऐसा मैथमेटिकल लूप होल जिसे लिटरली डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि 99% लोग अपना सब कुछ हार जाएं। आज तक हमने बैंक रॉबर्स और स्टॉक मार्केट स्कैम्स देखे हैं, लेकिन इस सीरीज में असली विलन वो इंसान है जो आपको होप बेचता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक MLM कंपनी ने इंसानी साइकोलॉजी, डेस्परेशन और ग्रीड को वेपनाइज किया और उससे करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया। कैसे इन्होंने बिजनेस लॉजिक को कल्ट डिवोशन से रिप्लेस कर दिया। वेलकम टू पॉप कल्चर। लेट्स डिकोड द पिरामिड स्कीम। किसी भी हाई लेवल स्कैम को सक्सेसफुली रन करने के लिए मास्टरमाइंड को एक बेसिक रूल पता होता है। आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको एक लाइफस्टाइल बेचनी होती है। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में डायरेक्टर हमें पूरी तरह से उस मास्टरमाइंड के पर्सपेक्टिव्स और इल्यूजन्स में डाल देते हैं। हम देखते हैं फ्लैशी स्पोर्ट्स कार्स, बड़े बड़े मैंशंस, लग्जरी दुबई वेकेशंस और वो मैसिव हाई एनर्जी सेमिनार्स जहां लोगों को इंटेंशनली ब्रेन वॉश किया जाता है। शो मेकर्स चाहते हैं कि ऑडियंस को इनिशियली समझ आए कि आखिर लोग इस ट्रैप में इतनी आसानी से फंस क्यों जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो द पिरामिड स्कीम का टारगेट कॉर्पोरेट बिलियनियर्स या सीजन्ड इन्वेस्टर्स नहीं थे। इनका टारगेट एकदम स्पेसिफिक था, द वल्नरेबल मिडिल क्लास। कॉलेज स्टूडेंट्स जिनके पास प्लेसमेंट्स नहीं है और स्टूडेंट लोन्स हैं, सिंगल मदर्स और वो लोग जो अपने डेली फाइनेंशियल स्ट्रगल से एक वे आउट ढूंढ रहे हैं। सीरीज बहुत ब्रिलियंटली एस्टैब्लिश करती है कि इनका असली प्रोडक्ट उनके परफ्यूम्स या ऑनलाइन कोर्सेज नहीं थे। इनका असली प्रोडक्ट था सेलिंग द होप। फाउंडर कोई वायलेंटली अग्रेसिव डिक्टेटर नहीं है, वो है एक हाईली करिज्मेटिक कैलकुलेटेड सोशियोपैथ। वो कॉर्पोरेट जार्गन यूज करता है ताकि सब कुछ लेजिट लगे। वो वर्ड्स यूज करता है जैसे डाउनलाइंस, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मेंटरशिप। सोसाइटी ऐसे कॉर्पोरेट टर्म्स को डीपली रिस्पेक्ट करती है, पर डेस्परेशन तब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाती है जब रिक्रूट्स को स्लो पॉइजन की तरह रियलाइज होता है कि सिस्टम में एक्चुअल वेल्थ प्रोडक्ट्स बेचने से नहीं आती, वेल्थ आती है नए लोगों को सिस्टम में फंसाने से। और यहीं से ये सीरीज एक कम्प्लीटली डार्क टर्न लेती है। जब आपको ऑफिशियली बोला जाता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स और आपके परिवार आपके वार्म लीड्स हैं, तो आप कोई बिजनेस नहीं रन कर रहे हो, आप अपने ही पर्सनल रिलेशनशिप्स को मोनेटाइज कर रहे हो। यू आर लिटरली कैनिबलाइजिंग योर ओन ट्रस्ट नेटवर्क फॉर अ कमीशन चेक। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में एक बहुत ही डेंजरस, ऑलमोस्ट लीथल कॉन्सेप्ट है, द संक कॉस्ट फैलेसी। जब आप किसी एक डेड एंड चीज में अपना टाइम, अपनी सारी सेविंग्स और अपना इतना एफर्ट डाल चुके होते हो कि वापस मुड़ना आपको साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल लगने लगे, चाहे आपको कॉन्शियसली पता हो कि आप डूब रहे हो, आप और ज्यादा पैसा डालते हो ये सोचकर कि शायद इस बार सब ठीक हो जाए। प्राइम की इस सीरीज ने इस एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप को एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ कैप्चर किया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि रिक्रूट्स ऑलरेडी हजारों रुपए गवा चुके हैं, पर कल्ट का सिस्टम उन्हें हमेशा यही बोलता है कि आप सिर्फ एक रिक्रूटमेंट दूर हो अपने ब्रेक थ्रू से, और आपका माइंडसेट छोटा है। ये एक स्टैंडर्ड बिजनेस नहीं है, ये एग्जैक्टली एक गैम्बलिंग एडिक्शन की तरह डिजाइन किया गया है। सीरीज यहाँ ब्रिलियंट विजुअल स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी का यूज करती है। जो मैसिव सेमिनार्स स्टार्टिंग में ब्राइट, वेलकमिंग और मोटिवेटिंग लगते थे, एंड में आते आते तक वो क्लॉस्ट्रोफोबिक, अग्रेसिव और कल्ट मीटिंग्स की तरह लगने लगते हैं। रिक्रूट्स की आंखें थकी हुई हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज रिजिड हो चुकी है, क्योंकि वो बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे, वो मैथमेटिकली एक डूम्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिसका एंड हमेशा क्रैश होता है। दुनिया की कोई भी स्कीम जहां आपको 4 लोगों को रिक्रूट करना है और उन्हें आगे और 4 लोगों को रिक्रूट करना है, मैथमेटिकली वो सिर्फ 14-15 लेवल्स के बाद दुनिया की पूरी पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगी। द मैथ इज मैथमेटिकली लिटरली डिजाइंड टू फेल फॉर द बॉटम 99%। लेकिन इस पिरामिड स्कीम के मास्टरमाइंड ने इस मैथ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। यहाँ पर शो का डायनेमिक एक बार फिर से वायलेंटली फ्लिप हो जाता है। जो रिक्रूट्स खुद इस सिस्टम के विक्टिम थे, अब प्रेशर में आकर वो अपनी ही डाउनलाइंस के लिए रूथलेस प्रेडेटर्स बन चुके हैं।
वो अपने ही सर्कल को झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में अपना पैसा वापस चाहिए। अगर द पिरामिड स्कीम एक स्टैंडर्ड शो होता तो वो पुलिस रेड्स, कोर्ट रूम्स और लॉयर्स पर फोकस करता, पर टीवीएफ ने इसे प्योरली क्लॉस्ट्रोफोबिक रखा है। फोकस इस स्कैम के मास्टरमाइंड पर नहीं है, फोकस उन लोगों पर है जिनकी जिंदगी इसने खत्म कर दी। शो का जो मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को अमीर बनाने के लिए हर कुछ ट्राई करता है सो दैट ही कैन क्लाइंब द टॉप ऑफ द लैडर, और वो एंड तक यहाँ पहुंच भी जाता है। वो शो की टर्मिनोलॉजी में डायमंड बन जाता है, बट स्टिल एट द एंड इतना ऊपर पहुंचने के बाद भी उसको रियलाइज होता है कि ये पूरा एक स्कैम था और ये स्कैम एक्सपोज हो जाता है। जब कंपनी शट डाउन हो जाती है तो वो और एक्सप्लोर करता है पता करने के लिए कि ये एक्चुअली हुआ क्या उसके साथ, और उसको पता लगता है कि ये कंपनी कोई रियल कंपनी नहीं थी, ये लोकल प्रोडक्ट्स को उठा करके इम्पोर्टेड बोल करके सेल कर रही थी। और जब हमारे मेन कैरेक्टर की बात कंपनी के मास्टरमाइंड से होती है तब उसको पता लगता है कि उसकी कोई औकात नहीं है उसके सामने, एंड ही हैज़ लिटरली लॉस्ट इट ऑल। जैसे पिरामिड बॉटम से कोलैप्स होना शुरू होता है, सीरीज की सिनेमाटोग्राफी भी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। कैमरा एंगल्स डेलिबरेटली टाइट और क्लोजअप हो जाते हैं। डायरेक्टर चाहते हैं कि ऑडियंस वही सफोकेशन और पैनिक फील करे जो वो डेड रिटर्न लोग फील कर रहे हैं। द फाइनेंशियल रूइन एक कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, द फाइनेंशियल रूइन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो एक लिटरल फिजिकल अटैक के जैसा लगने लगता है। फाउंडर ने सोचा था कि वो इस कल्ट को हमेशा अपने कंट्रोल में रखेगा, पर द मैथ ऑलवेज विंस। जब बॉटम टीयर के लोग नए लोगों को लाना बंद कर देते हैं तो सिस्टम में लिक्विडिटी यानी नया कैश फ्लो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। उसके पास नए लोगों का पैसा नहीं होता ऊपर की चेन में पुराने लोगों को देने के लिए, और यहाँ टीवीएफ की टीम ने टेंशन को बहुत ही परफेक्टली बिल्ड करा है। और यहाँ इस स्कैम की सबसे बड़ी सबसे पैथेटिक वीकनेस एक्सपोज होती है, जब एक फ्रॉडस्टर को सालों तक अपने लाइफ पे विश्वास होने लगता है। वो एक स्कैम करता है, वो कंपनी बंद होती है, वो दूसरी कंपनी खोल देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे खुद अपनी रिसर्च करने के बाद रियलाइज होता है कि जो बंदा इस स्कैम को रन कर रहा था, जो फाउंडर था, वो एक्चुअली उस कंपनी का सेल्स पर्सन था, और वो कंपनी बार बार अलग अलग नाम से इंडिया में एंटर करके यही MLM स्कैम को बार बार रन कर रही थी। उस फाउंडर के पास इस बिजनेस को एक्चुअली रन करने की इंटेलिजेंस या मैच्योरिटी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक हाइप मैन और मोटिवेशनल स्पीकर था। जैसे अथॉरिटीज और गुस्से में डाउनलाइंस उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं, वो भाग जाता है, वो डेस्परेट हो जाता है, वो स्केपगोट्स ढूंढता है। द क्लाइमैक्स ऑफ द पिरामिड स्कीम एक ब्रूटल, इंटीमेट और डीपली डिप्रेसिंग रियलिटी चेक है। फाउंडर जो कल तक अपने दिमाग में एक विजनरी बिलियनर था, एंड में एक कावर्ड की तरह बिहेव करता है। शेखर सुमन जो इस सीरीज में डबल डायमंड के रोल पे थे, वो एंड में हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं और उसको वापस ऑफर करते हैं एक और MLM कंपनी को शुरू करने के बारे में। बट तब तक हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसमें दिमाग आ चुका होता है और वो समझ चुका होता है कि ये सब करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला, दिस इज ऑल अ स्कैम। और सीरीज यहीं पर एक नॉट सो हैप्पी एंडिंग नोट पर खत्म हो जाती है। लास्ट में हमें दिखाते हैं कि वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो शेखर सुमन के दिए हुए गिफ्ट को खोल रहा होता है, बट हमें ये नहीं दिखाते कि उस गिफ्ट के अंदर था क्या। तो ये अगले सीजन के लिए सस्पेंस बिल्ड कर रहे थे। लेट्स सी अगले सीजन में क्या होता है। ओके, कमिंग बैक, बट ये जो स्कैम एक्सपोज हुआ, ये एक्सपोज होने से लोगों का पैसा मैजिकली वापस नहीं आ जाता है। वो लोग जिन्होंने अपना घर, अपनी सेविंग्स और अपनी फैमिली गंवा दी इस स्कैम के पीछे, इस स्कैम ने सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल लोगों को टारगेट किया, और लॉ उनका पैसा, टाइम और मेंटल पीस तीनों वापस नहीं दे सकता। द सिस्टम इज ब्रोकन। और यही एग्जैक्ट वजह है कि ये सीरीज इतनी टेरिफाइंग क्यों थी। विक्टिम यहाँ ग्रीड नहीं थी, विक्टिम यहाँ होप थी। एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी ये है कि ये स्कैम्स आज भी बहुत जगह ऑपरेट करते हैं। सीरीज के एंड में हमें दिखाया गया कि करीब साल में हर रोज आज भी 2 ऐसी कंपनीज फॉर्म होती हैं जो ये MLM पिरामिड स्कीम को रन करती हैं। बस उनका नाम, उनका प्रोडक्ट और उनकी इंस्टाग्राम पैकेजिंग बदल चुकी है। TVF ने हमें परफेक्टली दिखाया कि कैसे एक सोशियोपैथ अपनी ग्रीड में हजारों लाखों लोगों को डुबा देता है। आपको क्या लगता है, क्या इस सीरीज ने MLM और पिरामिड स्कीम की डार्क रियलिटी को परफेक्टली एक्सपोज किया है, या सोसाइटी हमेशा ऐसी गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स में फंसती रहेगी? नो मैटर व्हाट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको लगता है कि ये स्कैम बहुत बड़ा था तो आपको मेरी स्कैम 2010 वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जहां मैंने डिकोड किया है इंडिया की हिस्ट्री का सबसे डार्क 24,000 करोड़ रुपए का कल्ट जो एक आदमी सहारा के नाम से रन करता था। उस कहानी की रियलिटी बहुत ज्यादा डरावनी है। सो वॉच दैट वीडियो राइट नाउ। एज ऑलवेज, अगर ब्रेकडाउन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।